लोकानुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा था, जिसमें अधोलोक और मध्यलोक की अनुप्रेक्षा हो चुकी है। अब इसके आगे ऊर्ध्वलोक की कुछ और भी थी, बीच में भी ज्योतिष लोक की अनुप्रेक्षा बची थी। इतना तो हो गया था, अभी ऊर्ध्वलोकी तो शुरू होना है। अथानंतरम ऊर्ध्वलोकः कथ्यते, यही तो है। एक पैराग्राफ रह गया है छोटा सा। ये जो गाथा लिखी, अभी ये तो बचा है, हाँ, ये जो गाथा लिखी हुई है, इति गाथा कथित क्रमेण, जो जगन्य उत्कृष्ट और मध्यम नक्षत्रों की बात कही थी, वो नक्षत्र कियंती दिनानि आदित्य तिष्ठति इति, यहाँ पर यानी आदित्य जो है उन नक्षत्रों पर कितने दिन ठहरता है, यह बताया जा रहा है। जो 27 नक्षत्र होते हैं उनमें 6 जगन्य थे, 6 उत्कृष्ट हैं और 15 नक्षत्र जो है वो मध्यम होते हैं। तो किस नक्षत्र में कितने दिन तक वह सूर्य ठहरता है, इसकी गणना यहाँ पर बताई जा रही है। इंदुरवीदो रेखा सत्तठीय पंच गयन खंडह्य अहीय हिद रेख खंडा इंदुरवि यत्थंड मुहूर्त। यानी किस नक्षत्र में कितने दिन तक सूर्य ठहरता है, ये बात जो है यहाँ पर बताई जा रही है। इंदु रविदो रेखा, इंदु माने चंद्र और रवि माने सूर्य और रेखा माने नक्षत्र। ये जो है सत्तठीय पंचगयन, खंडइया, हाँ, गगन खंडइया माने गगन के जो खंड हैं उन गगन खंडों में गमन करते हैं। ये अलग अलग इनके खंड बताए जा रहे हैं। अहीय हिद रेख खंडा माने कुछ इनके ये अधिक भागों से रिक्ष माने नक्षत्रों के खंडों को इंदु रवि अत्थंड मुहूर्त भाग देने पर ये चंद्र और सूर्य के आसन्न मुहूर्त आ जाते हैं। एक मुहूर्त में चंद्र 1768, सूर्य 1830 और नक्षत्र 1835 गगन खंडों में गमन करते हैं। यहाँ नीचे उसके लिए लिखा है, इति अनेन गाथा सूत्रेण आगम कथित क्रमेण पृथक पृथक आनीय मेलाप के कृते सति षड अधिक षष्टियुत 30 संख्य दिनानि भवन्ति। यानी ये जो गाथा सूत्र दिया है, इसके अनुसार आगम कथित क्रम से पृथक पृथक इनको लाओ और फिर मतलब तीनों के, सूर्य के, चंद्रमा के और नक्षत्रों के गगन खंडों को पृथक पृथक ला करके और फिर इनको मिला देते हैं। और मिलाप के कृते सति ये कितने हो जाते हैं, षड अधिक षष्टियुत, 63 संख्य दिनानी भवंती, हाँ 366 दिन हो जाते हैं। यानी ये है कि कुछ मुहूर्त जो है चंद्रमा के साथ हैं, कुछ नक्षत्र कुछ सूर्य के साथ हैं और कुछ जो है ग्रह ये नक्षत्रों के गणखंडों में रहते हैं।
इन सबको मिला देने पर 366 दिन पूरे हो जाते हैं, ये कहने का मतलब है। एक नक्षत्र पर चंद्रमा और सूर्य की स्थिति कितनी होती है, ये इन्होंने यहाँ पर अलग से ये गणित लाए हैं और उससे बताया है। तो 366 दिन होते हैं सब मिला करके, है ना, 366 जो इन गगन खंडों में गमन करने वाले चंद्र सूर्य नक्षत्रों के एक टोटल बताए गए हैं। तस्य दिन समूहार्थस्य यदा द्वीप अभ्यंतरा दक्षिणेन बहिर्भागेषु दिनकरो गच्छति। अब क्या होता है कि जब द्वीप के अभ्यंतर दक्षिण मार्ग से बहिर्भागों में होकर के जब दिनकर गच्छति माने चलता है, तदा दक्षिणायन संज्ञा, तब इसको दक्षिणायन में सूर्य है ऐसा कहा जाता है। यानी जब द्वीप के भीतर से दक्षिण दिशा के बाहरी मार्गों में सूर्य गमन करता है, तब जो है इसकी दक्षिणायन संज्ञा होती है। यदा पुनः समुद्रात् सकाशात् उत्तरेण अभ्यंतर मार्गेषु समायाति, और जब यही सूर्य समुद्र से उत्तर की ओर अभ्यंतर मार्गों में आ जाता है, तब इसकी उत्तरायण संज्ञा होती है ना। ये दो तरह के अयन चलते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो जब सूर्य समुद्र से उत्तर दिशा के अभ्यंतरी भागों में आ जाता है, तब इसको उत्तरायण कहते हैं। और जब ये बहिर्भागों में दक्षिण की ओर जाता है, तब इसको दक्षिणायन कहते हैं। इस तरह से उत्तरायण और दक्षिणायन का यहाँ पर लॉजिक बताया गया है। तत्र यदा द्वीप अभ्यंतरे प्रथम मार्ग परिधौ कर्कट संक्रांति दिने दक्षिणायन प्रारंभे तिष्ठति आदित्य, तदा 94 सहस्र 25 अधिक 5 योजन शत प्रमाण उत्कर्षेण आदित्य विमानस्य पूर्वापरेण आतप विस्तारो ज्ञेय। अब यहाँ कहते हैं कि जब द्वीप के अभ्यंतर भाग में प्रथम मार्ग की परिधि पर कर्कट संक्रांति का जब दिन होता है, तब दक्षिणायन का प्रारंभ होता है। उस समय पर यह सूर्य जो है प्रथम मार्ग की परिधि में होता है, और तब सूर्य विमान का जो आतप होता है, जिसे अपन धूप कहते हैं, ये पूर्व पश्चिम फैलाव के साथ में ये पूर्वापरेण उत्कृष्ट रूप से कितना होता है, तो उसकी संख्या बताई गई है 94 सहस्र 25, यानी 94,525 अधिक और 5 योजन शत प्रमाण 25 योजन प्रमाण, 94,525 योजन प्रमाण इसके विमान का जो आतप होता है, जो धूप होती है, उसका फैलाव होता है ना। ये एक तरह से गर्मी का ही ये समय बताया जा रहा है। जब गर्मी के समय पर सूर्य, है ना, सबसे ज़्यादा आतप देता है, तब इस आतप का फैलाव कितने योजन प्रमाण तक हो जाता है? 94,525 योजन प्रमाण तक ये पूर्व पश्चिम दिशा में फैल जाता है। कौन सी दिशा में? पूर्व पश्चिम में फैलता है। तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी का प्रभाव रहता है वो पूर्वी पश्चिम भाग में ही रहता है ना। उत्तर दक्षिणी भाग में गर्मी का प्रभाव कम ही होता है, आप देखेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा हेतु है। क्योंकि जो भी ये सूर्य का
फैलाव, जो ये विमान के आतप का जो फैलाव होता है वह इस तरह से जो विशेष रूप से फैलता है, ये पूर्व पश्चिम भाग में ही फैलता है। तो गर्मी का भी प्रभाव पूर्व पश्चिम दिशाओं में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप मध्य प्रदेश राजस्थान में भी कंपेयर करेंगे तो उसमें भी पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में ज़्यादा आपको गर्मी महसूस होगी, है ना। और पूरे भारत में कंपेयर करेंगे तो भी आपको पूर्व दिशा के क्षेत्रों में और पश्चिम दिशा के क्षेत्रों में आपको गर्मी का, आतप का, धूप का अनुभव होगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 94,525 योजन प्रमाण है ना। तो यह दक्षिणायन के प्रारंभ में सूर्य जो है प्रथम मार्ग की परिधि में होता है, तब इस तरह से होता है। अब उस समय पर जो दिन और रात होंगे वो कितने बड़े होंगे वो यहाँ बताते हैं। तत्र पुनः अष्टादश मुहूर्त दिवसो भवति, द्वादश मुहूर्ते रात्रि इति। उस समय पर 18 मुहूर्त का दिन होता है और 12 मुहूर्त की रात्रि होती है। यानी दिन का सबसे बड़ा होना ये इसी समय पर होता है। हाँ, ज्येष्ठ मास में भी जो है ये सबसे बड़ा ये एक दिन आता है, जब जून के महीने में 21 जून, तो उस समय पर भी ये बड़ा दिन होता है। तो बड़े दिन में इसी को ही गिना जाता है, 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात्रि। अब तिथियां तो विभाजित होकर के बन जाएंगी। अभी दिन विभाजित होंगे एक अयन के अनुसार 6 महीनों में, किस तरह से वो घटता बढ़ता है वो बात की बात है। लेकिन जो 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है, एक पूरे दिन रात में कितने मुहूर्त होते हैं? 30 मुहूर्त होते हैं। तो जब अपन कहते हैं कि दिन बहुत बड़े हो रहे हैं, रात्रि छोटी हो रही है, तो दिन बड़े होने का मतलब है कि वह दिन जब 18 मुहूर्त का होने लगेगा दिन, तो रात्रि केवल 12 मुहूर्त की रह जाएगी। मुहूर्त तो टोटल 30 ही होंगे, है ना। तो सर्दियों के समय पर दिन छोटे हो जाते हैं, रात्रि बड़ी हो जाती है। तो दिन के मुहूर्त कम हो जाते हैं, रात्रि के मुहूर्त बढ़ जाते हैं। लेकिन ये 30 मुहूर्त में ही ये पूरा दिन रात कवर किया जाता है ना। एक दिन रात में 24 घंटे में 30 मुहूर्त हो जाते हैं। तो उसी के अनुसार इसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बड़ा मुहूर्त का दिन होता है, 18 मुहूर्त का दिन, तो वह तभी होता है जब सूर्य जो है प्रथम मार्ग की परिधि में होता है, दक्षिणायन के प्रारंभ में। तो इस तरह से ये बताया। फिर इसमें ततः क्रमेण आतपहानौ सत्याम मुहूर्तद्वयस्य एकषष्टि भागी कृतस्य एको भागो दिवस मध्ये दिनं प्रति हीयते, यावत् लवण समुद्रे अवसान मार्गे माघ मासे मकर संक्रांतौ उत्तरायण दिवसे त्रिषष्टि सहस्राधिक 16 योजन प्रमाणो जगन्येन आदित्य विमानस्य पूर्वापरेण आतप विस्तारो भवति। अब इसमें क्या होता है कि यह आतप इसका घटता जाता है धीरे धीरे, क्रम क्रम से इस आतप की हानि होती है। और जो हानि होती है, तो हानि होने पर 2 मुहूर्तों के 61 भाग में से एक भाग प्रतिदिन इसका घटता है। क्या कहा? मुहूर्तद्वयस्य, यानी 2 मुहूर्तों के 61 भाग यानी 61 भाग बनाएंगे, उनमें से एक भाग जो है वो प्रतिदिन घटता चला जाएगा। जो इसका ये विस्तार था आतप का, ये विस्तार प्रतिदिन कम होता चला जाएगा। और फिर कम होते होते यह कहाँ तक जाएगा?
प्रतिदिनम हीयते कम होता जाता है जब तक कि लवण समुद्र में अवसान मार्ग में ये नहीं पहुंच जाता। यानी सूर्य जो है जम्बू द्वीप की पहली प्रथम परिधि से गमन करके और जब लवण समुद्र तक पहुंच जाता है तो वहां पहुंचने पर यह बहुत दूर हो जाता है अपनी इस पृथ्वी से, है ना। तो दूर होने के कारण से इसका आतप भी कम हो जाता है। आतप कम होगा तो धूप कम होगी, धूप कम होगी तो ठंड अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये इसका लॉजिक है। ठंड क्यों आती है, गर्मी क्यों बढ़ती है, तो इसका यह कारण बताया जा रहा है ना। तो सूर्य जब अपनी प्रथम परिधि में होता है, कर्कट संक्रांति के दिन जब दक्षिणायन का प्रारंभ होता है, तब जो है आतप अधिक होता है और फिर वही आतप धीरे धीरे कर्क संक्रांति से जब मकर संक्रांति तक पहुंच जाता है, तो मकर संक्रांति ये आती है माघ के महीने में। लिखा है ना, माघ मास में ये मकर संक्रांति में, तब जो है उत्तरायण के दिवस प्रारंभ होते हैं। तो फिर जो है इस सूर्य का विमान का जो आतप है उसका पूर्व पश्चिम विस्तार जो है वह 63,016 योजन प्रमाण रह जाता है। पहले कितना था? 594,525 योजन प्रमाण था। मतलब 94,000 से ये एक तरीके से 63,000 पे आ जाता है। तो जब इसका पूर्व पश्चिम फैलाव 94,000 योजन होगा तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी इसलिए लगती है। और जब इसका विस्तार कम हो जाता है, ये सूर्य लवण समुद्र की गलियों में चला जाता है, तब इसका पूर्व पश्चिम जो ये आतप का विस्तार है वो 63,000 कुछ योजन रह जाता है वो। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है सूर्य के गमन करने पर, उसके आतप के विस्तार में ये अंतर आ जाता है। तो ये लवण समुद्र की भी जो मार्ग बताए थे उसमें ये अंतिम भाग में स्थित हो जाता है, तब जा करके तब ये माघ मास में मकर संक्रांति में ये कहलाता है और वहां से उत्तरायण के दिवस के प्रारंभ होते हैं। तो उस समय पर यह 63,000 योजन इसका पूर्व पश्चिम आतप का विस्तार रह जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। 94,000 कुछ है वो ठीक है, लेकिन एक मोटा मोटा अपने को तो सूर्य ही घुमाना है। सूर्य घूमेगा तभी अपन ये सब शास्त्रों की भाषा समझ पाएंगे, तभी शास्त्रों का ये ज्ञान अपने को सही प्रतीत होगा जब सूर्य घूमेगा। तो इस सूर्य के ही गमन की बात कही जा रही है, सूर्य के गमन की गलियां बताई थी, है ना। तो नहीं नहीं, एक कैसे, सब अलग अलग समुद्र हैं, अलग अलग द्वीप हैं। सूर्य का जो 4 क्षेत्र बताया था ना, 510 योजन प्रमाण जो 4 क्षेत्र पिछले समय बताया था, तो उसमें सूर्य के गमन की कुछ स्थान भरत क्षेत्र है और कुछ स्थान उसका लवण समुद्र है। तो इस सब मिलाकर के उसकी ये 184 जो गलियां बनती हैं, उन्हीं में ये अंतिम गली में जब ये होगा लवण समुद्र में, तब ये उत्तरायण के दिवस का प्रारंभ होता है और तब सबसे कम इसका आतप होता है जो 63,000 योजन मात्र फैला हुआ होता है। और उस समय पर दिन सबसे छोटा होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? तथैव द्वादश मुहूर्तैर दिवसो भवति अष्टादश मुहूर्तैर रात्रिश्च इति। अब इतना उल्टा हो जाता है, मतलब उत्तरायण के प्रारंभ में यह 12 मुहूर्त का दिन रह जाएगा, 18 मुहूर्त की रात्रि हो जाएगी, इतनी बड़ी रात्रि हो जाती है। और वही दक्षिणायन के प्रारंभ में 18 मुहूर्त की दिन होता है और 12 मुहूर्त की रात्रि हो जाती है। तो ये
क्रम से वृद्धि और क्रम से हानि इसी तरह से सूर्य के गमन के कारण से बनी रहती है ना। इसलिए ये ज्योतिष विमानों का गमन कहा जाता है ना। शेषम विशेष व्याख्यानम लोक विभागादौ विज्ञेयम, और शेष जो कुछ भी विशेष बातें हैं वो सब लोक विभाग आदि शास्त्र हैं, उनसे जान लेना चाहिए। तो इस तरह से यह भी एक अच्छी बात है जानने की कि उत्तरायण और दक्षिणायन के समय पर सूर्य का जो आतप रहता है वह इतना कम और इतना बढ़ जाता है ना। उत्तरायण ये माघ मास से प्रारंभ हो गया है ना, तो माघ के समय पर ये सबसे एक तरह से छोटा दिन हो गया। इधर भी बोलते हैं ना अपन, दिसंबर में आता है 22 दिसंबर है, तो ये पौष माघ लगभग शुरू हो जाता है, पौष माघ, और फिर माघ के बाद ये उत्तरायण शुरू हो जाता है, पौष तक ये एक तरह से दक्षिणायन रहेगा। फिर माघ फागुन इनमें फिर ये सब शुभ काम शुरू हो जाते हैं। जब ये उत्तरायण में सूर्य आ जाता है ना, तब फिर इसके आगे से शुभ कार्य सभी शुरू हो जाते हैं, माघ में फागुन में। फिर फागुन के बाद फागुन के बाद चैत वैशाख, माघ फागुन चैत वैशाख जेठ आषाढ़, है ना। तो बहुत ये यही 6 महीने हो गए, चैत वैशाख जेठ आषाढ़। फिर इसके बाद में अब वो अलग बात है। फिर सावन भादों क्वार कार्तिक, तो इन महीनों में वैसे भी जो है ना ये सब काम बंद हो जाते हैं, जैसे जिन बिम प्रतिष्ठा वगैरह है ना, तो ये सब चीजें बंद हो जाती हैं। क्वार कार्तिक से थोड़ा शुरू हो जाता है, क्वार कार्तिक में चलने लग जाता है, मतलब पूरे दक्षिणायन तो नहीं रहता, 6 महीने तो कोई चीज बंद नहीं रहती, लेकिन कुछ समय दक्षिणायन का भी ले लिया जाता है, कुछ समय उत्तरायण का भी चल जाता है। तो इस तरह से सूर्य का जो गमन आगमन होता है जम्बू द्वीप से लवण समुद्र तक और लवण समुद्र से जम्बू द्वीप के अंदर भीतरी भाग तक आने का, उसी के कारण से यह ठंड और गर्मी का एक क्रम बना रहता है ना। तो जब सूर्य बिल्कुल जम्बू द्वीप की अभ्यंतर बिल्कुल भीतरी मार्ग पर ही स्थिति हो जाएगा और अपनी पहली गली में स्थित हो जाएगा, तो धूप जो है उस समय पर चरम पर होगी। फिर धीरे धीरे वो पीछे की ओर जाएगा, लवण समुद्र तक पहुंचेगा, और लवण समुद्र की जो अंतिम उसकी गली में पहुंचने पर ठंड चरम पर हो जाएगी। फिर वहाँ से लौटेगा, फिर धीरे धीरे फिर गर्मी शुरू होगी। तो यही क्रम जो है सूर्य के गमन आगमन का ठंड और गर्मी दोनों को लाता रहता है, और बीच में थोड़े बहुत तूफान आते रहते हैं, बरसात होती रहती है, वो इसी में चल जाता है। इस तरह से ये तो मनुष्य क्षेत्रात् बहिर्भागे ज्योतिष विमाना तेषाम चलनम नास्ति। अब यहाँ कहते हैं कि मनुष्य क्षेत्र के बहिर्भाग में जो ज्योतिष विमान होते हैं वे चलते नहीं हैं, है ना। ये जो चलना हो रहा है गमन आगमन, ये किनका, जो मनुष्य लोक के अंदर हैं, मनुष्य क्षेत्र के भीतर हैं। जो 2.5 द्वीप के अंदर सूर्य और चंद्रमा के विमान हैं वो तो गमन आगमन करते हैं, चलते हैं, और बाहर के नहीं चलते हैं, वे स्थिर रहते हैं। तेचा मानुषोत्तर पर्वतात् बहिर्भागे 50 योजनानां गत्वा वलयाकारं पंक्तिक्रमेण
पूर्व क्षेत्रम परिवेष्टे तिष्ठन्ति। अब वे जो विमान होते हैं वो कहाँ स्थित रहते हैं? तो यहाँ कहते हैं मनुष्य क्षेत्र के मानुषोत्तर पर्वत के बहिर्भाग में 50 सहस्र योजन, कितना? 50 माने 50,000 योजन आगे जाकर के, मानुषोत्तर पर्वत के भी आगे कितना जाकर के? 50,000 योजन आगे जाकर के वलयाकार रूप से पंक्ति क्रम से, है ना, वह पूर्व क्षेत्र को, पहले के क्षेत्र को घेर करके स्थित रहते हैं। मतलब मानुषोत्तर पर्वत से इतनी दूर स्थित होते हैं और वह पहले के क्षेत्र को घेर करके वलयाकार रूप में स्थित रहते हैं। वलयाकार मतलब वही चूड़ी के आकार में। तो ऐसे वो रिंग में ही जैसे पूरे हो गए हों, इस तरीके से वो स्थित रहते हैं 50,000 योजन दूर हो गए। तत्र प्रथम वलये 44 अधिक सत प्रमाण चंद्रा तथा आदित्याश्च अंतरांतरेण तिष्ठन्ति। अब वहां पर जब प्रथम वलय आएगा तो प्रथम वलय में कितने चंद्रमा होंगे? 144 चंद्रमा लिखे हैं इसमें, है ना। उसके प्रथम वलय में 44 अधिक सत प्रमाणम 144 चंद्रमा है और उतने ही सूर्य हैं। ये सब अंतराल को लेकर के, अपने अपने फासले को लेकर के स्थित रहते हैं, है ना। वलय के आकार में, हाँ, 2.5 द्वीप के बाहर की बात है ये। 2.5 द्वीप के बाहर जो पहला वलय होगा उसमें 144 चंद्रमा, है ना, और सूर्य, ये अपने अपने अंतराल के अनुसार स्थित रहेंगे वलयाकार के रूप में, ये बताया गया। ततः परम योजन लक्ष्ये गते तेनैव क्रमेण वलयम भवति। फिर उसके आगे 1-1 लाख योजन चलते चले जाओ और इसी क्रम से 1-1 वलय आता जाएगा। 1-1 लाख योजन के बाद में 1-1 वलय आएगा। नहीं, वो पुष्करार्ध के अंदर के 144 अलग हैं और बाहर के वो 144 अलग हैं। तो प्रत्येक वलय में ये फिर कितने बढ़ाते जाना, उसकी ये संख्या बता रहे हैं। अयम तो विशेष है। वले वले चंद्र चतुष्टयम सूर्य चतुष्टयम च वर्धते। अब 1-1 लाख योजन आगे जाने पर 1-1 वलय आएगा, फिर 1-1 वलय में 4-4 चंद्रमा बढ़ा देना और 4-4 सूर्य बढ़ा देना। 1-1 लाख योजन बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक? अभी तो आगे बढ़ाना है। तो ये पुष्करार द्वीप में ही अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। वर्धते यावत् पुष्करार्ध बहिर्भागे वलयाष्टकम इति, जब तक कि पुष्करार्ध के बाह्य भाग में 8वें वलय तक ना पहुंच जाओ, है ना। क्योंकि पुष्करार्ध जो द्वीप था वो आधा पुष्करार्ध तो 2.5 द्वीप में रह गया और आधा पुष्करार्ध बाहर था, है ना। तो ये कितने का था? 16 योजन विस्तार वाला था। तो 8 योजन तो उसके उधर है ही हैं, तो 1-1 लाख के 8 वलय तो उधर बन ही जाएंगे। तो इसलिए इसको 8 वलय तक बढ़ाया है, अष्टवलय। 8वें वलय तक 4 चंद्रमा 4 सूर्यों की वृद्धि करते जाना। उसके बाद में आप फिर पुष्करार्ध समुद्र में पहुंचेंगे। ततः पुष्कर समुद्रे समुद्र प्रवेशे वेदिकाया सकाशात् 50 सहस्र प्रमित योजनानि जल मध्य प्रवेश्य। उसके बाद में आप पुष्कर समुद्र में पहुंच जाएंगे, है ना। पुष्कर द्वीप पूरा हो गया, फिर पुष्कर समुद्र में प्रवेश करने पर वहां पर वेदिका स्थित होगी।
है ना, जो द्वीप और समुद्रों के बीच में होती है, उस वेदिका से भी आगे 50,000 योजन जल भाग में आगे बढ़ जाना। कितना? 50,000 योजन समुद्र में चले जाना आगे, जल मध्य प्रवेश करके। यत पूर्वम 40 अधिक सत प्रमाणम प्रथम वलयम व्याख्यातम। अब जो हमने पहले कहा था कि प्रथम वलय में 144 चंद्र और सूर्य होते हैं, अब यहां पर जाकर के क्या करना? तस्मात् द्विगुण संख्यानम प्रथम वलयम भवति। उससे दूने संख्या में यहां पर अब पहला वलय बनाना। कहां बनेगा ये? पुष्कर समुद्र में। कितने आगे जाकर? 50,000 योजन आगे जाकर के पुष्कर समुद्र में पहला वलय आएगा, और उस वलय में 144 से दूने यानी 288 चंद्रमा और उतने ही सूर्य वह उस वलय में स्थित मिलेंगे आपको, है ना। तो ये वलय आया। फिर इसके आगे वलय कैसे बनेंगे? तदनंतरम पूर्ववत योजन लक्ष्य लक्ष्य गते। अब इसमें भी वही क्रम रखना, 1-1 लाख योजन आगे चल करके फिर एक एक वलय आएगा। वलयम भवति चंद्र चतुष्टयस्य सूर्य चतुष्टयश्च वृद्धि। तो इसमें भी फिर उसी तरीके से हर वलय में 1-1 लाख योजन चलने के बाद में 4 चंद्रमा की और 4 सूर्यों की वृद्धि होती चली जाएगी। अनेनैव क्रमेण स्वयंभू रमण समुद्र बहिर्भाग वेदिका पर्यंतम। अब इसमें बड़ी सिमेट्री है। इसी क्रम से आप 1-1 लाख योजन आगे जाकर के एक एक वलय में 4-4 चंद्रमा सूर्य बढ़ाते जाना, और तब तक चले जाना जब तक कि स्वयंभू रमण समुद्र में ना पहुंच जाओ। फिर स्वयंभू रमण समुद्र की अंतिम वेदिका, जहां अंत में जो वेदिका बनी है, वहां तक ये ज्योतिष्क देवों की स्थिति बनी रहती है। ज्योतिष्क देवानाम अवस्थानम बोद्धव्यम, यानी ज्योतिष्क देव पूरे असंख्यात द्वीप और समुद्रों में फैले हुए हैं, और इसी क्रम से वह फैले हुए हैं, है ना। पुष्करार्ध द्वीप के बाद में जब पुष्करवर समुद्र में प्रवेश कर गए, तो उसके 50,000 योजन आगे चल करके एक वलय से लेकर के फिर 1-1 लाख योजन के अंतर से एक एक वलय में फिर उन 288 सूर्य चंद्रमा से आप 4-4 हर वलय में सूर्य चंद्रमा को बढ़ाते चले जाएं, और स्वयंभू रमण समुद्र के अंतिम वेदिका तक उस तरह से वलयों को बनाते चले जाएं 4-4 की वृद्धि से। तो आप पूरे ज्योतिष मंडल की यात्रा कर लेंगे, है ना। इतना बड़ा ज्योतिष विमानों का समूह है। सूर्य चंद्रमा के विमानों का समूह असंख्यात संख्या में इसीलिए कहा जाता है ना। व्यंतरों के असंख्यात बताए थे द्वीप समुद्रों की अपेक्षा से, और इसी तरीके से ये ज्योतिष मंडल भी असंख्यात संख्या में है, जो अकृत्रिम रूप से हमेशा बना रहता है। एते च प्रतर असंख्य भाग प्रमिता असंख्या ज्योतिष्क विमानाः। अब ये ज्योतिष्क विमान कितने होते हैं? तो असंख्यात होते हैं। असंख्यात में भी कुछ संख्या है कि नहीं? तो प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं, है ना। प्रतर माने जगत प्रतर, जो जगत श्रेणी का वर्ग होता है, उस जगत प्रतर के भी असंख्यातवें भाग प्रमाण ये ज्योतिष्क विमान होते हैं। इस तरह से यही संख्या पहले भी बताई थी। अकृत्रिम सुवर्णमय रत्नमय जिन चैत्यालय मंडिता ज्ञातव्या। अब ये ज्योतिष्क जो विमान होते हैं, इन सब विमानों में अकृत्रिम सुवर्णमय और रत्नमय जिन चैत्यालय से ये सभी मंडित रहते हैं, सुशोभित रहते हैं। सब में अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, और सभी सुवर्णमय चैत्यालय हैं जिनमें रत्नमय प्रतिमाएं हैं, है ना। ये इति संक्षेपेण ज्योतिष्कलोक व्याख्यानम समाप्तम। इस तरह से ये संक्षेप से ज्योतिष्कलोक का व्याख्यान अब समाप्त हुआ है। ये संक्षेप से, विस्तार से तो अभी तिलोई पंडित का एक